गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों, मैं एस.के. मिश्रा, उम्मीद कॉलेज दोस्तों। आज आपको कक्षा 12 इतिहास के बारे में बताऊंगा, जिसका प्रकरण है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों रखा गया। तो पुराविदों ने, पुराविद माने होता है प्राचीन विद्वान। प्राचीन विद्वान ने यह बताया कि प्राचीन समय में लोगों का जो निवास स्थान होता था वो नदी घाटी होती थी। नदियों के किनारे लोग अपना आवास बनाते थे, भोजन का प्रबंध करते थे, अपनी सारी दिनचर्या का जो समापन करते थे नदी घाटी में करते थे। तो हमारे यहाँ की प्राचीन नदी सिंधु नदी है। सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे वो सैंधव कहलाए, और वहाँ के लोगों का जो हाव भाव था, रहन सहन था, जो रास्ता था, वो उनकी सभ्यता कहलाई। किसी भी व्यक्ति की सभ्यता का जो उद्भव होता है वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। उसमें जो बात आती है कि सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा, इसका मूल कारण ये है, सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे उनको सैंधव कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, आदि बात जो आती है इस सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत आती है। अब बात यह आती है कि इसकी जानकारी हमको कैसे मिली। किसी भी सभ्यता की जानकारी का जो पहलू होता है वो उसका साक्ष्य कहलाता है। साक्ष्य या साधन या स्रोत। साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक पुरातात्विक साक्ष्य होता है, एक साहित्यिक साक्ष्य होता है। तो चूंकि ये हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है, पुरानी सभ्यता में प्रागैतिहासिक काल के जीवन का जो साक्ष्य मिलता है वो लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है जो साधन के रूप में, स्रोत के रूप में जाना जाता है। सिंधु सभ्यता में जो हमारे साक्ष्य आते हैं ये पुरातत्व से संबंधित ज़्यादा अपना महत्व प्रदान करते हैं। पुरातत्व दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरा धन तत्व। पुरा माने होता है प्राचीन, तत्व माने होता है अवशेष। किसी भी व्यक्ति का सामान उसकी पहचान होता है जो इतिहास कहलाता है। पहले के लोग जो सामान रखते थे उससे उनकी पहचान होती थी और उससे उनकी सभ्यता का पता चलता था। तो पुरातत्व में मुख्य रूप से जो बातें आती हैं उसमें खुदाई से प्राप्त सामग्री आती है। खुदाई को ऐतिहासिक भाषा में उत्खनन कहा जाता है। उत्खनन ऐसी खुदाई जो हमको प्राचीन बातों को बताती है, सभ्यता की पहचान कराती है, पुरातत्व कहलाती है। और उसमें पुरातत्व में जो नामांकन आता है शास्त्र के रूप में, उसमें सबसे पहले अस्थियों का नाम आता है। अस्थियां, नंबर 1 अस्थियां आती है, नंबर 2 मनके आते हैं, और नंबर 3 स्मारक आते हैं। नंबर 4 सिक्के आते हैं। ये सारे स्रोत हमारे पुरातत्व के अंतर्गत जाने जाते हैं।
सिंधु सभ्यता के जो साधन है, स्रोत है, साक्ष्य है, वो पुरातत्व के रूप में मुख्य रूप से 4 बातों का संकेत करते हैं। पहली बात इसमें अस्थियों की आती है। अस्थियां नामांकन के आधार पर जो मानव अस्थियां हैं, पशु पक्षियों की अस्थियां हैं, ये अपने अपने मूल तत्वों के बारे में बताती हैं। खुदाई के बाद खुदाई क्यों होती है? जैसे जैसे मानव की आवश्यकता बढ़ती है वैसे वैसे वह जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने जीविकोपार्जन के लिए वह जो आवश्यक समझता है उसकी खुदाई करता है। खुदाई के बाद जो है अस्थियां आई और अस्थियों में जो टीले पाए गए, टीले की जो खुदाई की गई, विशेष रूप से ऊंचा स्थान जो होता है ये टीला कहलाता है। और खुदाई के बाद जो अस्थियां मिली, बहुत सारी अस्थियां मिली, बहुत सारी अस्थियों का जो टीला मिला उसको हड़प्पा कहा गया। हड़प्पा का शाब्दिक अर्थ होता है हड्डियां। हड्डियों से जो हमको जानकारी मिली वो हड़प्पा सभ्यता कहलाई। सिंधु घाटी का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता कहलाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहलाता है कि हमारे देश की प्राचीन व्यवस्था की जानकारी जो मिलती है वो अस्थियों के माध्यम से मिलती है, वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताती है। पहले का मानव का आकार प्रकार क्या था, उसका आहार क्या था, उसका संस्कार क्या था, उसका व्यवहार कैसा था, ये सारी जानकारी हमको सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पहले के लोग हृष्ट-पुष्ट होते थे, उनकी बनावट जो होती थी आज से कुछ अलग होती थी और वे अपने शास्त्र के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। ये तो अस्थियां हड़प्पा के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में प्राचीन व्यवस्था की जानकारी देती हैं। इसके बाद मनके की बात आती है। मनके उसके आवश्यक जो पार्ट्स हैं, बर्तन हैं, पहले के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। चूंकि धातुओं का आविष्कार नहीं हुआ था, आवश्यकता अनुसार लोग नदी घाटी में रहते थे, नदी घाटी के किनारे उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, वे नदियों से कुछ दूर जाकर के रहने लगे और उसमें अपनी आवश्यकता को देखते हुए सबसे पहले उनको जल की जरूरत पड़ी। जल को इकट्ठा करने के लिए वह जो है एक गीली मिट्टी का बर्तन बनाए, गीली मिट्टी का बर्तन बना करके सुखाए और उसमें जली प्रबंध किए और उसको आवश्यकता अनुसार सुखा करके उसमें अपने आवश्यक सामान को रखने लगे, जो मनके कहलाए। मनके के आधार पर उनकी जो आवश्यकता मिलती है वह एक प्रकार से उसके इतिहास को बताती है। ये तो दूसरा स्रोत हो गया सिंधु सभ्यता का। तीसरा स्रोत आता है स्मारक। स्मारक जो अवशेष है कि वह किस प्रकार से अपना मकान बनाते थे, कहाँ निवास करते थे, कितने लोग रहते थे, उनका आकार क्या था, उनका प्रकार क्या था, उनकी डिजाइन क्या थी, वह उनके मकान बड़े होते थे कि छोटे होते थे, मकान के दरवाजे कितने बड़े बड़े होते थे, किस साइड में होते थे। प्राय देखा जाता है कि उनके स्मारक, चाहे उनके मकान हो, चाहे उनके जानवरों के रहने के साक्ष्यों या उनके सामान रखने की व्यवस्था हो, वह स्मारक के रूप में वो अपनी पहचान को बताते हैं। और ये बताते हैं कि पहले के लोग प्रायः बड़े मकानों में रहते थे। इससे एहसास होता है सिंधु घाटी जो है नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता इसलिए थी कि जहाँ लोग रहते थे वहाँ पर बहुत ढेर सारे मकान मिलते हैं और सारे मकान आज की एक तर्ज पर, जैसे आज के लोग समूह में रहते हैं वैसे वहाँ पर समूह में रहने की प्रथा का संकेत मिलता है, जो स्मारकों से हमको पता चलता है। तो किसी भी सभ्यता की जानकारी वहाँ के जो भौतिक सामान होते हैं, मकान होते हैं, वो उनकी पहचान को बताते हैं। ये तो तीसरी बात आती है स्मारक। चौथी बात आती है सिक्के। सिक्के लोगों को आवश्यक सामानों का संग्रह करने में सहायक होते हैं। सिक्के किसी भी देश की सभ्यता के बारे में बताते हैं कि उनका
आवश्यक सामान क्या था और उसको किस प्रकार से लेन देन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो संकेत मिलता है खुदाई उत्खनन से प्राप्त धातु के सिक्कों का संकेत नहीं मिलता है। एक प्रकार से वहाँ पर सिक्के का आकार तो मिलता है, पद चिन्ह मिलते हैं, लेकिन आज की तरह उसकी सहायता नहीं करते हैं। फिर भी वहाँ पर कुछ लेन देन की जो व्यवस्था आती है सिक्के के रूप में आती है। तो ये सिंधु सभ्यता और उसके स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। प्रिय बच्चों, आज का क्लास यहाँ तक, फिर अगली बार आपसे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।